अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो न्यास। ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। आला फ़ौजी क़यादत की तकर्रियों का मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को नया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया है। आला सतही तयनातियाँ हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेफाक राय से अमल में आई हैं। इसके अलावा आज बात करेंगे PTI के लॉन्ग मार्च की, जिसके हतमी मरहले के लिए इमरान खान ने अवाम को 26 नवंबर को रावलपिंडी में जमा होने की कॉल दे दी है और वो कल कोई अहम ऐलान भी करने वाले हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र उन्हें मार्च मुलतवी करने का मशवरा दिया है। इस पर खान साहब का जवाब जो भी हो, फिलहाल सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। ओरिया साहब, आला फौजी ओहदों पर तकर्रियों का मामला अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में से किसी की भी मुखालिफत के बगैर खुश उसलूबी से तय पा गया। इसे एक पॉजिटिव स्टार्ट कहा जा सकता है। क्या ये सिलसिला आइंदा जारी रह सकता है? देखिए, एक तवील अरसे के बाद अहम तरीन बात यह है कि 2 सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं उनको पोस्ट किया गया, वरना इससे पहले ये रवायत नहीं रही। खुद बाजवा साहब जूनियर थे, उससे पहले ज़ियाउल हक के ज़माने से आप चलते हैं तो काफ़ी सारे जूनियर लोग हैं वो इस पोस्ट पे आते रहे हैं, सुपरसीड करके लोग रिटायर होते रहे, चले जाते रहे। सूरत हाल इस वक्त बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, अब आज हम कम अज़ कम गुज़श्ता 15-20 दिनों से, बल्कि उससे ज़्यादा पहले से भी इस बात पे लगे हुए थे कौन आएगा, कैसे होगा, कौन किसका ये वो। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन ना इस तरह TV था, कम से कम 30-35 चैनल नहीं थे, और ना इस तरह कोई 12-13 करोड़ मोबाइल थे जो कि आप जिसको कहें कि फौरी तौर पे लोग जो है उन पर बातें करते हैं, क्या सलाहियाँ करते हैं, कोई किसी का वाक़फ़ होता है, कोई किसी का वाक़फ़ होता है। थोड़ी सी अगर आप इस पूरे पाकिस्तान की अब तक की जो मिलिट्री की उसको नज़र डालें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तारीख के अंदर, हालांकि बहुत थोड़े लोग आए हैं जो आर्मी चीफ के रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो भी आता रहा है उसके आने से पहले भी और उसके आने के बिल्कुल करीब में बहुत कुछ हलचल मचती थी, जिसको ज़ाहिर बात है ऐवान इक़्तिदार में वो लोग जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते थे या फ़ौजी होते थे, जो सियासतदान होते थे, उनको पता होता था। मतलब अयूब खान की जो पहली है वो एक खुशकिस्मती भी है। ख़ुद तो अयूब खान भी लिखते हैं और नवाबजादा शेर अली खान जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे और बड़ा मशहूर नाम था, उनकी मशहूर किताब है, वो उस वक्त सर्विस में थे, वो भी लिखते हैं कि अयूब खान से एक सीनियर शख्स थे जिनका नाम था मेजर जनरल इफ्तिखार खान। तो उनके बारे में तकरीबन फैसला हो गया था, क्योंकि वो थे अयूब खान से जूनियर, लेकिन उनको पहले प्रमोट करके कमांड लाहौर की दे दी गई थी, तो फैसला हो गया था कि इनको लगाया जाएगा। लेकिन वो 12 दिसंबर को वो और उनके साथ ब्रिगेडियर शेर खान एक जगह जा रहे थे, तो रास्ते में उनका कराची के रास्ते में उनका जहाज़ गिर गया और 26 जो है वो लोग जो हैं वो मारे गए, जिनमें वो मेजर जनरल इफ्तिखार भी मारे गए। जिस पे अयूब खान लिखते हैं कि अगर वो ना होते तो मेरा रास्ता कभी भी हमवार ना होता। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पेपर्स अब दुनिया में जो सिक्योरिटी पेपर्स आ गए हैं, उसके बारे में ये है कि अमेरिकन बहुत पुरानी लॉबी कर रहे थे, और जनरल इफ्तिखार के बारे में उनको ये था कि इसको इंपीरियल कॉलेज के अंदर भेज दिया गया है। तो वो ज़माना था जब अमेरिकन जो चाहते थे कि अब बरतानिया से लोग जो हैं, आर्मी भी और इकोनॉमिक सूरत भी और फॉरेन ऑफिस भी, ये जो इनका इंक्लिनेशन शिफ्ट किया जाए अमेरिका की तरफ, क्योंकि ये बरतानिया की लेगेसी से बाहर निकले। तो ये एक तो अयूब खान की जो पूरी की, और फिर अयूब खान की प्रमोशन का वाक़या मैंने आपको कई दफ़ा यहाँ पर सुनाया भी है कि किस तरह उनको बार बार प्रमोशनें मिलती रहीं और किस तरह सिकंदर मिर्ज़ा उनको साथ लेके आगे बढ़ता रहा, और फिर उसके बाद आखिरी दफ़ा किस तरह फ़िरोज़ खान नून ने उन्हें दी और फिर वो ख़ुद सरबराह बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सरबराह बनते ही उन्होंने, आपको याद होगा कि जनरल मूसा को लगा दिया था, और फिर जनरल मूसा को भी उन्होंने टेन्योर जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब 66 तक का, 58 से 6 से जितना चाहा उन्होंने दिया, क्योंकि ऊपर वो खुद बैठे हुए थे और अपना कॉन्फिडेंट चाहिए था। और 66 की जंग के बाद वो मूसा को गवर्नर लगाना चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने एक और शख्स जो था याह्या खान को लेके आए। अब याह्या खान का जो सूरत हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी पूरा सिनेरियो देखें। पहले तो आप याह्या खान का देखें कि याह्या खान ने जिस वक्त अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली है, तो अयूब खान को बिल्कुल इल्म नहीं था। वो अल्ताफ़ गौर साहब लिखते हैं कि TV हमारे कंट्रोल में था, रेडियो हमारे कंट्रोल में था, हम क्या करें? तो कहते हैं कि हमने एक पता चला कि एक पाकिस्तान टाइम अखबार वो पढ़ते हैं,
तो हम एक अलहदा पाकिस्तान अखबार, टाइम अखबार अलहदा छापते थे, एक प्रेस हमने लिया हुआ था, उसमें से वो अखबार छापते थे और वो अयूब खान को देते थे, उसको पता नहीं चलता था। तो जब एंड मुज़ाकरात सूरत बनी तो फिर याह्या खान ने एक दिन, अयूब खान ने फैसला कर लिया कि अब मैं जा रहा हूँ। तो अयूब खान तकरीर करने के लिए रेडियो पे रिकॉर्ड कराने गए और टीवी पे रिकॉर्ड कराने गए। तो याह्या खान अंदर गए, वो उसकी बहुत शानदार शापनामे में दिया हुआ है कि वो उन्होंने, याह्या खान ने उसके सामने पिस्तौल रखा, पकड़ा हुआ था और एक कागज़ रखा, उसने कहा लोगों के सामने हमदर्द बनने की कोशिश मत करो, ये 3 सफ़े का बयान है, ये पढ़ो और घर जाओ, ठीक। तो फिर जब याह्या खान जिस वक्त जाने लगे उसके ऊपर तो फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल है कि 17 दिसंबर को पता चला कि याह्या खान एक नया आइन बना के नाफज करना चाहते हैं। तो एक होते थे ब्रिगेडियर FB अली, उन्होंने जनरल मिठा को और बाकी लोगों को भेजा कि याह्या खान से 19 दिसंबर को, और उनको कहा ये जनरल शुजा नवाज़ की किताब में बहुत तफसील से है कि खबरदार ये मत करना। तो उसके ऊपर जनरल मिठा ने फ़ोन किया FB अली को कि क्या उसकी जगह हम जनरल हमीद को अगर आर्मी चीफ लगा दें तो क्या कबूल होगा। तो जनरल FB अली ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऊपर जनरल अब्दुल हमीद खान ने तमाम ऑफिसर्स का इजलास बुलाया और कहा कि मैं चेंज ऑफ कमांड चाहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। तो लोग उसके पीछे पड़ गए, इन तमाम जूनियर ऑफिसर्स, उनका खबरदार सोचना भी ना इसके बारे में। और ये बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके बाद आप अंदाज़ा करें कि फिर उसको कहा गया कि तुम फ़ौरन रिज़ाइन करो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए और भुट्टो को उन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके साथ साथ उनको अपना, जैसे कहते हैं वो अपना सदर भी लगा दिया। अगला जो इवेंट वो भी कमाल का है, वो हैरान कौन हो जाएगा कि उसके बाद भुट्टो साहब जब आए हैं, उन्होंने टेक ओवर किया है, तो उन्होंने जनरल गुल हसन, बाकी कितने लोगों को, जनरलों को रिटायर करा दिया। हलाली साहब मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उस ज़माने में ये बहुत एक्टिव सर्विस में, मैं ख्याल शुरू का होगा दौर इनका, ये आगे होंगे। तो उन्होंने निकाल दिया, मिठा निकाल, फलान निकाल, ये निकाल। तो जनरल गुल हसन जो थे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने चीफ बना दिया। तो उन्होंने एक दिन किसी ने पूछा सहाफ़ी ने कि आपने इसको क्यों प्रमोट नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं इसलिए प्रमोट नहीं किया कि मुल्क जर्नैल बनाने के अब मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो कहते हैं जनरल गुल हसन, मैंने उससे पूछा था आप क्यों, अब ये क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो असल में आप सियासत चाहता हूँ कि ये सियासत आप नहीं समझते, आप इसमें दखल ना दें। तो कहते हैं गुल हसन कहते हैं कि मैंने उसे कहा तो फिर आप फ़ौज के मामलात में दखल ना दें। और भुट्टो कहते हैं कुछ 2-3 महीने इस पर कायम रहे, लेकिन ज़्यादा कायम ना रह सके। और सिर्फ 2.5 महीने के बाद, ये बड़ा इवेंट है, उन्होंने एयर चीफ को भी और इनको भी दोनों को निकाल दिया। और उसके बाद आपको पता है कि जनरल टिक्का आ गए। लेकिन ये भी बड़ा कहानी जो है मुस्तफा खान ने लिखी है कि कैसे पिस्तौल उसको रखा हुआ था, एक तरफ एक साथ बैठे थे, दूसरे बैठे हुए थे, और उसको ले जाया गया और वहाँ जाके उससे इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन वो ब्रिगेडियर FP जो था जिसने याह्या खान के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, आप अंदाज़ा करें कि ज़ियाउल हक ने उसके ख़िलाफ़, एक बड़ी आयरनी ऑफ फेट है, ज़ियाउल हक ने उसके FP अली के ख़िलाफ़ जिस वक्त वो बगावत का मुकदमा चलाया है, क्योंकि वो समझते थे कि भुट्टो के ख़िलाफ़ उसने बगावत की है, तो उसको जेल में डाल दिया। और भुट्टो और वो दोनों 100 गज़ के फासले पर एक ही जेल के अंदर कैद काट रहे थे। तो ये फेट है। उसके बाद की कहानी जो है और ये सब बड़े अच्छे तरीके से आपने तमाम टाइमलाइन बताई है। कुछ करंट सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, कल जिस तरह से तमाम मामला तय पाए, क़यास आराइयाँ बहुत सारी हो रही थी और उम्मीद नहीं थी कि इतने स्मूथली मामला निमट जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर प्रेसिडेंट्स को? नहीं, तो मेरे ख्याल में कि अपॉइंटमेंट जो होना था वो स्मूथली हुआ है। बिल्कुल। और जिससे बात करो तो वो कहते हैं कि बड़ा पॉजिटिव मूव है ये। वो कहते हैं कि बड़ा जेंटलमैन है, बड़ा ईमानदार है, प्रोफेशनल है, ना उनके पास इतने पैसे हैं कि आप और मैं कुछ चुपके से हाथ के पीछे कहें कि यार इतना पैसे किधर है गए। और ये हर वक्त मेरिट पे ही तरक्की किया है। इनके साथ या इनके पहले कोई मियाँ मिट्ठू नहीं थे जाके लॉबी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त इंटेलिजेंस का आदमी है। माने इंटेलिजेंस DG MI 2.5 साल ऑलमोस्ट, और 9 महीने वो DG ISI रह चुका है। सीधा बात करते हैं, ब्लैक एंड वाइट आदमी है, और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हैं। ये पहले जनरल हैं जो अपने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से
आर्मी चीफ बने तो लगता है ऐसा है कि सॉर्ड ऑफ ऑनर कोई ख़ास बात नहीं है, इसलिए कि अगर 75 साल में ये पहला जनरल है जिसका पास सॉर्ड ऑफ ऑनर रहा है, तो उसके बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा होने चाहिए थे सॉर्ड ऑफ ऑनर्स, और ज़्यादा सॉर्ड ऑफ ऑनर्स को प्रमोट करना चाहिए था। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा जी कि आसिम साहब जो हैं वो पैनामा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था, और सुना ये है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस था, जो पैनामा केस से, उनके इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे उसको मैं नहीं कहता उनको निकाला उसलिए, मगर उनके इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे ये केस काफ़ी हद तक चला है। अच्छा। मगर देखिए बात सीधी सादी है, बात सीधी सादी है। हम जो भी सुने लोगों को, जितना भी लोग तारीफ करें, क्या वो आर्मी की प्रेस्टीज और आर्मी की पॉपुलैरिटी, माने उनकी इज्जत और उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में रिस्टोर कर सकते हैं? ये है उनका बड़ा चैलेंज। और क्या एक अच्छे तरीके से वो अंपायर बन सकते हैं? ये भी एक चैलेंज है। और फिर देखना पड़ेगा कि उनके अपने कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं। क्या हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गए, क्या वो रहेंगे या नहीं? पॉलिटिशियंस के खिलाफ बड़े केसेस हैं, क्या वो चलेंगे कि उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा? अहम पॉइंट। क्या इलेक्शंस के बारे में उनका क्या सोच है? उनके इकोनॉमिक टीम जो होना चाहिए इस मुल्क के, उसके बारे में क्या सोच है? ये सब चीजें जो हैं डिटरमिन करेंगे उनकी कामयाबी। और इंशाल्लाह वक्त जब आ रहा है उसमें पता चल जाएगा। ओरिया साहब, हिलाली साहब ने चैलेंजेस की बात की है, आपको क्या लगता है जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इसमें? देखिए, हिलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात एक की है कि ये जिनके पीछे कोई मियाँ मिट्ठू नहीं था, बड़ी सही बात है। ये दोनों, ये और सार शमशाद, दोनों वाहिद वो हैं कि जिनकी किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है, कि ससुर जनरल है या बाप जो है सूबेदार मेजर था। क्योंकि ज़ाहिर बात है आर्मी के अंदर अगर आपके काफ़ी क्रेडेंशियल्स मौजूद हों तो आप उसी तरह से आपका करियर प्लान होता रहता है और आप जनरल के ओहदे पर पहुँचते हैं। दूसरा, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये OTS से आए हैं। ये एक स्कूल था 71 में जो मंगला में खोला गया था, क्योंकि PM में काकूल की हमेशा मोनोपली रही है। जनाब मैं जनाब वो काकूल था, मैं एचिसोनियन, ओ तुम कहाँ हो, तुम जो पब्लिक स्कूल के हो। तो ये हमेशा एक वो सूरत हाल होती थी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा घराना है जिनके वालिद एक स्कूल टीचर, फिर उनके दादा भी, और बड़ा रिलीजियस किस्म का घराना है, और एक तहज्जुदगुज़ार आदमी, एक नेक आदमी, इस तरह की भी। देखिए, आप रिलीजन को कितना भी करो, आपको एक मॉरल कोड ज़रूर देता है आपकी लाइफ के अंदर, अगर वाकई आप उस पर अमल कर रहे हैं तो ये देखिए, आज मैं इंडिया की अखबारें देख रहा था, अगर कभी इनके पास हैं, पाकिस्तान जनरल बना आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नाम का ऐलान किया। फिर उसको कहा गया कि ये पुलवामा में जो है इसका मास्टरमाइंड है। बड़ा खासा उनके लिए ये है कि एक ऐसा बंदा आया है कि जो ग़ज़वा हिंद की बातें करता है और इस तरह की बातें लोगों के अंदर उसके बाद सुनी जाती हैं। दूसरा, इनके जो टेन्योर्स जितने भी रहे हैं उस टेन्योर के अंदर अगरचे के लोग बातें कर, जब ये आर्मी ISI के चीफ थे, जब ये MI के चीफ थे, तो उस वक्त पनामा चल रहा था और ये सारा कुछ हो रहा था। फिर इनकी जो ISI से वहाँ से जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के बारे में भी कहा जाता है, एक मुख्तलिफ किस्म की आरा है। जनरल बाजवा ने पता नहीं एक पड़ोसी मुल्क के कहने के ऊपर किया था, उसको इमरान खान ने एक दफ़ा ख़ास तौर पे इसका जिक्र भी एक जगह किया था। लेकिन असल मसला वही जो हिलाली साहब ने कहा, चैलेंजेस का। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस किस्म की टीम सिलेक्ट करते हैं, और वो जाहिर बात है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जो आई की पोस्टिंग किस किस्म की हैं। फिर उसके बाद उनको पता चल जाएगा काम कर DGI SPR की पोस्टिंग किस किस्म की हैं, और उसके अलावा बाकी कोर में तो कोई ऐसा मसला होता नहीं कि आप उसके बारे में, वो सारे एक ही प्रोफेशनल तरह की सूरत हाल होती है। पब्लिक के साथ डीलिंग इन मामलात के अंदर उनकी ये पोस्टिंग जो है इनका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात जो है उनकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि क्या वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की इस 6 महीने 7 महीने के अंदर जो कैफियत बनी है
मैं सच्ची बात बताऊं, 71 में 2-3 महीने में भुट्टो के आने के बाद संभल गई थी। लेकिन अब चूंकि एक लंबा टेन्योर चला है, एक लंबी बातें चली हैं, और 71 में ये मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, हज़ारों चीज़ें। आप देखिए इस क्राइसिस को वो कैसे हैंडल करते हैं, और अगर वो हैंडल कर गए तो बहुत कामयाब किस्म की उनकी एक इनिंग होगी जो कि वे खेल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है, और वो है कि आपका आर्बिट्रेटर कौन होगा, आपका मीडिएटर कौन होगा, कौन सा अदारा है जो बीच में आएगा। पहले पाकिस्तान आर्मी जो थी वो बीच में आती थी और कोई ना कोई मसले का हल निकल आता था, जैसे जनरल वहीद काकड़ बीच में आए थे, या जिस वक्त बीबी को अपना 1908 में असलम बेग बीच में आ गए थे, और बहुत सारे लोगों की उस वक्त ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि इसी तरह कंटिन्यू कराया जाए। लेकिन 3 घंटे के अंदर जनरल असलम बेग ने पाकिस्तान का आइन बहाल किया था और फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया था। और आपको याद होगा कि असलम बेग ने खुद कहा था कि वो असेंबली रिस्टोर कर रही थी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, उसकी जो जुनेजो की, तो उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इसको बहाल ना करो, लोग इलेक्शन के मूड में आ गए हैं, क्योंकि अगर बहाल कर दी जाती तो नवाज शरीफ वापस तो चीफ मिनिस्टर होता, जुनेजो वजीर आजम होता, ज़िया की लेगेसी चलती, वही आर्मी होती, वही चीज़। तो एक जो है आपको इस तरह का रोल आपको अदा करने वाला बंदा चाहिए, और ये अकेले कर नहीं सकते। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जुडिशरी ये मिल के करेगी तो तब होगा, क्योंकि उसको जुडिशियल स्ट्रेंथ चाहिए और उसको मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए। क्योंकि कल हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब जब मूव कर रहे हैं तो ये मूव जो है आगे क्या लेके आते हैं। बिल्कुल। हिलाली साहब, आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज ने सियासत से दूर रहने का तहिया कर लिया है। आपको क्या लगता है ये आज़म नए दौर में भी कायम रह सकेगा? देखिए, इस सियासत से दूर रहने के लिए ये तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो, उनमें इत्तेफाक हो, बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें इत्तेहाद हो। अगर ये नहीं है तो वो कैसे सियासत से दूर रहेगा भाई? अगर ये लड़ते रहें तो ये इनको दखल देना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें जो हैं अच्छी बातें हैं, मगर यू हैव टू सी कि हमारे सियासतदान क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, कितना लड़ेंगे उसके बारे में, और इनको बड़ा केयरफुली स्टेप करना पड़ेगा। इसलिए अगर एक साइड पे जाएं तो वो कहेंगे यार उनके साइड लगाए, उधर जाएं तो कहेंगे उसके साइड लगाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है इनका, और मैं समझता ये भी हूँ कि उनको जो मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है वो करना चाहिए, प्रेशर में नहीं आके करना चाहिए। प्रेशर आएगा इन पे, कल क्या पता 1 लाख 2 लाख लोग आ जाएं, अच्छा। क्या पता इमरान खान तकरीर में क्या कहेगा, मगर क्या मेरे ख्याल में उनको बैठ के इन लोगों के साथ एस्टेब्लिश करना चाहिए एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप, बात करके एक एक को कन्विंस करना चाहिए कि हम सब जो हैं हम मिलके चल सकते हैं अपनी पार्टी। माने इमरान खान बैठ के इनको कहना चाहिए ये मेरा गोल्स हैं, आप बताएं, और वो उनको पूछें। तो मेरे ख्याल में अब बड़ा ये एवरीथिंग कल के इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रहे हैं, और इकोनॉमी है। आपको पता है कि क्या हो रहा है, $4 बिलियन के चीज़ें खड़े हुए हैं, उनको क्लियरेंस नहीं आ रहे हैं, उस ये नहीं खुल रहे हैं, LCs नहीं खुल रहे हैं। हवाला का रेट 30 रुपया बड़ा हो गया है निस्बतन ऑफिशियल रेट से, कोई पैसे नहीं भेज रहा है थ्रू द बैंक्स। इस पे भी मैं कह रहा हूं ये नेशनल सिक्योरिटी चीजें हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स द आर्म फोर्सेस। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना ही थियरी चला लें, उसका मतलब ये है कि दे हैव अ सीट एट द टेबल, उनको बैठना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अगर सीट टेबल पे आ गई तो वो इंटरफियरेंस, जैसे नवाज शरीफ ने बेचारे जहांगीर करामत को निकाल दिया। क्या कहा था करामत? कहना आएगा एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए। कहते हैं तुमने क्यों, क्या तुम्हारा क्या हक होता है कहने के लिए? एंड ही लेफ्ट। भाई हक क्या होता है? बिल्कुल हक होता है, आप जान दे सकते हैं मुल्क को दिफा करने के लिए, मगर आप टेबल पे बैठ के आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। ये भी बड़ी ज़रूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि
अगेन मैं फिर स्ट्रेस करता हूं, ही इज पार्ट ऑफ टीम पाकिस्तान। एक जमाने में वो कप्तान थे, अब शायद वाइस कैप्टन। मैं चाहता हूं कि वो वाइस कैप्टन रहें, और जो इलेक्शन जीत के आएगा वो कप्तान हो, मगर एसेंशियल है कि यूनिटी हो। और मैं तो उनको, अगर फ्रैंकली अगर मुझे उनको एडवाइस करना हो, देखिए आप एक चीज समझिए, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज गया हूं 2 साल, मैं डायरेक्टिंग स्टाफ पे था 2 साल, मेरा काम होता था उन कुछ असेसमेंट्स देने उन अफसर्स के जो मेरे साथ काम करते थे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं इनमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, इनके ऐसे अफसर हैं द वेरी केपेबल। आप उनकी जजमेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उनकी एक्सपर्टाइज नहीं करना चाहते, इसलिए कि वर्दी पहना हुआ है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि माफ करिए, आप जाके देखें क्या करते हैं चीन में। चीन में वेदर यू आर इन यूनिफॉर्म आउट ऑफ यूनिफॉर्म कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कितने सितारे इधर लगा रहे हैं और क्या मेडल्स इधर लगा रहे हैं, मेक्स नो डिफरेंस। आपका हक बनता है कि पार्टी की लाइन में यू हैव योर इनपुट। ठीक है, सेम पेज पर होना इस मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई का लॉन्ग मार्च 7वीं मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसके लिए इमरान खान ने अवाम को 26 नवंबर को रावलपिंडी में जमा होने की कॉल दे दी है, और वो कल कोई अहम ऐलान भी करने वाले हैं। और ये सब अगला लाहे अमल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान एक यकसू होके अब इस तरफ जा रहा है। ज़रा कल के आप ज़रा सा या परसों के वाक़यात पे आप ज़रा सा गौर करें तो आप हैरान होंगे कि इमरान खान इस वक्त किस सतह पर है। आपको पता है कि अलवी साहब ने किस जहाज़ लेके गए थे? शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने क्यों दिया था उनको जहाज़? कोई ना कोई तो वजह है, ठीक। वो शहबाज शरीफ के जहाज़ में ट्रेवल करके वहाँ पहुँचे, एक। दूसरा, इसहाक डार साहब जब अलवी साहब से मिलने गए थे तो क्या वहाँ कोई उन्होंने कोई इकोनॉमिक गुफ्तगू करनी थी? प्रेसिडेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, ना माईशत में रोल है, ना सियासत में रोल है, ना किसी और इक़्तिसादियात, ना किसी चीज़ में भी रोल नहीं है, ना फॉरेन अफेयर्स में रोल है, ठीक। तो वो भी एक पैगाम लेके थे। तो एक बात तय है कि इमरान खान को मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, तसल्ली देने के बाद उन्होंने इस आर्मी चीफ को लगाया है। अब उसकी वजह अलवी साहब का मसला ये था कि आने में ये नहीं था कि इमरान खान से उस दिन पूछा कि मैं समरी पे साइन करूँ या ना करूँ। ये पहले से कुछ अरसा पहले से इमरान खान साहब से बात हो चुकी हुई थी कि ये हो रहा है। और क्योंकि आप सोचें कि आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके बारे में एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, अच्छा, कि इनको लाया जाएगा, क्योंकि अगर वैसे सीनियरिटी लिस्ट भेजी जाती तो आसिम मुनीर साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे 27 को, बाकायदा उनको रिटेनमेंट किया गया, ठीक, ताकि ये अब आप लहजे देखें। अब वो सनाल्ला भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, मशवरा किया। ख्वाजा आसफ भी कहते हैं बहुत अच्छा किया, मशवरा किया, करना चाहिए, उनके पार्टी हेड हैं, कोई वो चीज़ नहीं है। आज भी ये थी कि मज़ाकरात हो सकते हैं ये, लेकिन वो उस तरह रहते हैं, ज़ाहिर बात है, जिस तरह इमरान खान साहब अकड़ में रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि इमरान खान साहब वहाँ पहुँच के करेंगे क्या। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है कि आज इलेक्शंस हों, कल इलेक्शन हों, 15 दिन इलेक्शन बाद हों, 10 महीने के बाद हों, इलेक्शंस जो हैं वो इमरान खान जीतेगा। और ये इमरान खान को नहीं, तमाम पार्टियों को अंदाज़ा है, वरना प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पे आता और कहता मैं अवाम के पास जा रहा हूँ, अवाम मेरे हैं, मैं अवाम का हूँ, मुझे मैंडेट दो, मैं चलता हूँ। लेकिन वो ये जुर्रत नहीं कर पा रहे। एक दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को इस पहले ऑफर की गई थी, अच्छा, कि आप कम से कम एक लंबी सी इंटरिम गवर्नमेंट ले लें जो कि 6 महीने के करीब हो। ज़ाहिर बात है 8 महीने रहते हैं, 6 महीने के करीब हो। अब 6 महीने में होगा क्या कि पीडीएम जो है वो चले जाएगी अवाम में, पार्टियां चले जाएंगी अवाम में, गाली किसको पड़ेगी? इंटरिम गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आ जाता है तो उसको कहेंगे देखें जी माशियत का हम अगर होते आज मसला हल कर देते, ये देखें इंटरिम गवर्नमेंट ये कर रही है, ये देखें इंटरिम गवर्नमेंट ये कर रही। उस पर इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर कहा कि नहीं, आखिर वक्त तक ये रहना चाहते हैं, रहें, 10 महीने बाद रहें, 8 महीने बाद रहें। इमरान खान उस टेम्पो को तोड़ना नहीं चाहता जो उसका है।
अब वो उससे ऐलान किया हुआ है ना, अब उस टेम्पो को वो कहेगा कि ठीक है मैं 2 दिन बैठा हूं, इलेक्शन की डेट देते हो नहीं देते हो, फिर दोबारा मूवमेंट में जाता हूं। आपको याद होगा आज से उससे 3 हफ्ते पहले कहा था कि मैं 10 महीने बाद भी हूं तो मैं 10 महीने तक इस धरने को चलाऊंगा। तो 10 महीने से तो आगे नहीं चला सकते। आप खुद सोचे ना कि आज 9वां महीना शुरू हो रहा है इस गवर्नमेंट का। आप 90 दिन के ऊपर इमरान खान का नाटका बंद कर दिया था पाकिस्तान की प्रेस ने। 90 दिन हो गए हैं, कोई पॉलिसी नहीं, 4 यू टर्न है, 9 महीने इसहाक डार आएगा, एक्सपीरियंस टीम, 30-30 साल गवर्नमेंट करते रहे। असल मसला यह हुआ है कि अगर ये 9 महीने के अंदर ये ना आते, चलो इमरान खान का एक 10 अप्रैल तो हो गया, लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि एज अ लीडरशिप ये फेल हो गए। आप खुद देखें कि जरदारी ने इनको मुकम्मल खुली छूट दी है कि आप जो मर्जी करो, हमें एक वजारत खारजा दे दो, हम बाहर हम घूमते फिरते रहते। ठीक, बाकी सारी जो है नून लीग है, और नून लीग समझती थी कि हम तो बड़े बुजुर्गमोर हैं, हम तो पता नहीं क्या हैं। अब शहबाज शरीफ का वो पूरा इमेज जो बना हुआ था, शहबाज पीट ये सारी की सारी फेल हो गई है। आज वो जैसे जरदारी हिलाली साहब कह रहे थे कि बुनियाद देखें, आज स्टेट बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम ये जो पैसे हैं इतने अरब 7.1 अरब आपके रिजर्वायर रह चुके हुए, और उसमें अगर दिसंबर में आप 1.5 अरब देंगे तो फिर क्या रह जाएगा आपके पास। तो आप उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हम ये पेमेंट्स नहीं कर सकते, आपने जहाज़ खड़े किए, मैं खड़े रखो, जो मर्जी करो। आज मैं बलूचिस्तान में बात कर रहा था, इस वक्त तकरीबन मैं अभी इसमें भेजा भी है, शायद आपके ग्रुप में भेजा है कि इस वक्त तकरीबन 2 अरब के करीब का पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर आ रहा है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। और वो स्मगलिंग की, आप ईरान का बॉर्डर जो है 75% फेंस है, कैसे आ रहा है? जाहिर बात है अलाउ किया जा रहा है तो आ रहा है ना, क्यों और कोई रास्ता नहीं आपके पास रह गया। तो जब आपकी इकोनॉमी स्मगलिंग पे बेस करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी क्रम्बल डाउन कर गई। आप तो तालिबान वाली सूरत हाल पे आ गए हैं ना फिर। ठीक है, हिलाली साहब आपको क्या लगता है कल क्या करने जा रहे हैं इमरान खान रावलपिंडी? देखिए, जो भी इमरान खान कल कहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हमें पता चलेगा कि फ्यूचर कोर्स नहीं है। मगर इन्होंने जो कहा है, औरिया साहब ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी लिख के दे सकता है, पत्थर पे लिख लें कि जब भी इलेक्शंस होंगे इमरान खान जीतेगा। ये सबको पता है, ये अपोजिशन को भी पता है। मगर इनकी आप देखें, इनका लस्ट फॉर पावर ये है कि ये एक एक दिन खींचेंगे, हालांकि इकोनॉमी तबाह हो रहा है। और तबाह क्यों हो रहा है? कि उस किस्म के फैसले जो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट कर सकती है, जो इमरान खान को अगर एक स्ट्रांग मेजॉरिटी मिलके जब वो आएगा वो कर सकेगा, ये नहीं कर सकते। आपको पता है, ये तो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि ये स्मगल हो रहा है। मैंने आपको कल और परसों दोनों दिन बताया था कि 40 मिलियन लोगों की डॉलर रिक्वायरमेंट, माने पूरा अफगानिस्तान जो 39 और 40 मिलियन लोगों का है, उसका डॉलर रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से स्मगल होके आया है। इसलिए कि अमेरिकनों ने उनके पैसे रोके हुए, और कोई पागल है पैसे भेजेगा अफगानिस्तान को, क्या करने, वो पहुंचेगा ही नहीं। तो कहने की बात यह है कि जब वो स्मगल हो रहा था तो आप किधर थे भाई? 400 मिलियन 300 मिलियन डॉलर का एक फेंस लगाया है, वो फेंस किधर था? तो आप समझते हैं इस किस्म के हेमरेजिंग के साथ ये मुल्क चल सकता है? इकोनॉमी की जब ये हालत है, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। गैर जिम्मेदार फैसले करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इनको 5 महीने आप दे दें ना, तो ये बजट बनाएंगे अगले गवर्नमेंट को। ये जो बगैर इलेक्ट होके आए हैं, ये जो एक ऐसे तरीके से आए हैं जो सबको मशकूक लगता है, आई मीन ऑल ड्यूबियस टैक्टिक्स, ये लोग आके अगला बजट बनाएंगे। और फिर क्या होगा? वो ऐसा बजट होगा जो इररिस्पॉन्सिबल बजट होगा, और जब आप उस पर अमल करेंगे, IMF कहेगा उनको नो मोर मनी। अच्छा, तुम लोगों ने बार बार अपने वादे करके तोड़े हैं और हम पैसे नहीं देते। अब फिर क्या होगा? आप किसके पास जाएंगे? तो कैन यू नॉट सी दिस? ये आप देख नहीं सकते ये किस किस्म के गैर जिम्मेदार लोग हैं। मैं इस वक्त वो स्टेटमेंट के बारे में जो एक पाकिस्तानी लंदन में इनका पार्टी का मेंबर जाके ब्रिटिश पुलिस को कहा जो दिया है, और उसके बाद 2 वकीलों के साथ, उनके मशवरे पे 2 वकीलों के साथ बैठ के पूरी दुनिया को सुनाया है
कि ये ऑपोजिशन के लोगों का क्या ख्याल और सोच है, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कंस्पिरेसीज इस तरीके के उधर इन्वेस्टिगेट होते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ पूछना चाहता हूं कि ये हम लोगों की, जब आपका दुश्मनी, आपके प्राइवेट, आपके पर्सनल हेट्रेड डोमिनेट करते हैं आपके सोच और ख्याल और पॉलिसी को, आप इनके हाथ में एक पूरा मुल्क देना चाहते हैं, और कब तक? तो ये मैं समझता हूं, ये एक बात है जो ये नई आर्मी जो लीडरशिप आए उनको सोचना चाहिए। वो बाद में बेशक आजम स्वाति का सोचे और अरशद शरीफ का सोचे, अच्छा। मगर ये जो है इस वक्त, ये बातें जो है इस वक्त, वी नीड हिज अटेंशन ऑन दिस थिंग कि ये ऐसा चल नहीं सकता। 16% कर दिया है सूद, 1% आज बढ़ गया है सूद, बिल्कुल आज बढ़ गया। यार फॉर गॉड सेक गेट अ ग्रिप। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को यहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो अपने आखिरी मरहले में अब दाखिल हो चुका है और इमरान खान ने कल की कॉल दी है, यानी 26 नवंबर की, जो कि रावलपिंडी में वो पहुंचेंगे और तमाम कारकुनान को वहां बुला लिया है। इस मौके पर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला ने। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र इमरान खान इज्तिमा मुलतवी कर दें। हिलाली साहब, फवाद चौधरी ने इस पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा है कि जब आपको पता है कि थ्रेट है तो फिर आप क्यों नहीं कोई इक़दाम करते? साबिक़ वज़ीर आज़म है, आप सिक्योरिटी दें उन्हें। एक तो वो वैसे कह सकता है, मगर आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, तो क्यों नहीं उनको एक ग्लास प्रोटेक्शन दे के एक आगे ले आए? प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? पूरी दुनिया में डिफिकल्टीज होते हैं, हर मुल्क में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब लोग असैसिनेट करना चाहते हैं। वो एर्दोगान देखिए तुर्की में, उसके खिलाफ कू हो गया, पूरी फौज निकल आई थी, वो आधी फौज उसके खिलाफ निकाल थी इसलिए कि अवाम खड़े हो गए वो वापस चल जाए। उसको भी ये करना चाहते हैं। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को सजाए मौत दी है और कितने हजारों को अंदर किया हुआ है, मगर फिर भी वो जाता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट, आपका फर्ज है। आप इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के कह रहे हैं कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। मैं कहता हूं अगर हर चीज आप कैंसिल कर दें तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को खत्म कर दें, पैसे बच जाएंगे आपके। क्या जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए? प्रोटेक्ट योर मैन। जरूरी है कि वो जाए, अवाम से बात करे, अवाम से इंटरचेंज हो, अवाम को कॉन्फिडेंस दें और कहे मैं हूं, और जब तक मैं हूं और मेरे साथ तुम हो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेशक कोशिश करें मुझे मारने के लिए, और बताएं मारो, मेरे सामने देखो क्या प्रोटेक्शन है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस वक्त हमें लीडरशिप चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत, ऑप्टिमिज्म चाहिए, और हम निकल सकते हैं इस मामले से। ये तो सबको डरा के घर बिठा लेंगे यार, इनका कोई काम ही नहीं रहेगा। मैं कहता हूं इंटीरियर मिनिस्ट्री को खत्म कर दो, कोई बाहर ही नहीं जाएगा। बिल्कुल, बड़ा अहम पॉइंट है। और ये सब वज़ीर दाखिला ने ये भी कहा है आज कि इमरान खान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात अगर चाहते हैं तो सियासतदानों से डायलॉग करें। तो क्या हुकूमत की तरफ से कुछ लचक दिखाई गई है इंतखाबात को लेकर? नहीं, वो तो मैंने पहले कहा है कि लचक उन्हें दिखाई, लेकिन एक बात जो हिलाली साहब ने बड़ी ठीक की है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और जो होम मिनिस्टर, ये किस लिए बैठा होता है? इसलिए बैठा होता है कि किसी भी शख्स को प्रोटेक्शन, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहां हम प्रोटेक्शन देते तुम डबल सवारी पर पाबंदी लगा दो। भाई क्यों डबल सवारी पर पाबंदी लगा दो? तुम किस लिए बैठे हुए हो? तुम किस चीज की तनख्वाहें खा रहे हो? मैं को अपने बच्चे को घर छोड़ूं? मैं को अपनी बीवी को घर छोड़ूं? मैं को अपनी कन्वीनियंस खत्म करूं? देखिए, रियासत जो है उसके बारे में पॉलिटिक्स साइंस ये कहती है कि इंसान जो था सारे काम खुद कर लेता है, दो काम नहीं उससे होते। अपने बच्चों को पाल लेता है, अपने इलाज भी खुद कर लेता है, यतीम भी देख लेता है, यहां तक कि सड़कें भी बना लेते थे। ये जो बड़ी बड़ी कारें इंसानों ने खुद खोदी हैं, दो काम नहीं इससे होते थे। एक लॉ एंड ऑर्डर का काम, उसके लिए उसको एक मशीनरी चाहिए होती है, एक एस्टैब्लिशमेंट चाहिए होती है, और दूसरा इंसाफ। ये दो चीजों के लिए रियासत बनी है। एक तो इंसाफ आप नहीं दे रहे, दूसरा बाकी काम छोटे हैं। ये दो काम हैं, और राणा सनारा साहब कहते हैं आप तशरीफ ना लाएं। इसका मतलब यह है कि कल को आपको जहां पर पाकिस्तान के अंदर रोज
इमरान खान जितना जुलूस थे, जिस तरह वो कहते हैं कि 5-10 हज़ार बंदे निकलते हैं, चलो तो 5-10 हज़ार बंदे तो हर चौक में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो खड़े हो जाते हैं। सही बात है। तो वहां धमाका नहीं हो सकता? कमाल की बात करते हैं आप। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी इंटीरियरशिप से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। बैठे किस खाते में हो आप? तो कमाल करते हो, कमाल। ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आप 25 मई में आप 4 घंटे, आप 5 घंटे आंसू गैस चलाते हो, फिर फौज के हवाले कर देते हो। आपकी इतनी बड़ी मशीनरी है कहां? आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है कहां? आपकी पुलिस है कहां? अगर आपको एकदम रेड जोन जो है मिलिट्री को हैंड ओवर करना है तो क्या है हालत इस एडमिनिस्ट्रेशन की? ये है कि ये जो हैं ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फलानी कोर्ट में जाते हैं कि इमरान खान को कहीं यहां से यहां ना जाए ताकि उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लगाएं। आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है। सारी जिंदगी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जगह देती रही है, हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। अब जीएचक्यू ने हेलीकॉप्टर दे दिया है जगह, उन्होंने कहा परेड ग्राउंड में आ जाओ, ये कहते हैं हम नहीं देंगे। फिर राना सनाउल्लाह कहता है मैंने तो कह दिया दे देंगे, गवर्नमेंट देना चाहती है दे दे, इस्लामाबाद में नीचे जो डीसी देना चाहते दे दे। आप यू आर प्लेइंग विद द थिंग्स, और ये कभी ठीक नहीं हुआ करती। कल को आपके साथ भी खुदा न खास्ता आप जाए, अव्वल तो इमरान खान भी इसी तरह की चीज़ है, मुझे उससे भी कोई तवक्को नहीं कि वो बड़ा हाल दिल रखेगा, क्योंकि उसके साथ भी इस तरह के लोग हैं। और जब आजम सवाती जैसे बंदे जो नंगा होकर मार खा के आए होंगे, जब शहबाज गिल जैसे बंदे जो जिल्लत और रुसवाई के साथ आए होंगे, तो क्या करेंगे? रिवेंज मोड में तो होंगे। तो आप एक थोड़ा सा तो यार इंसानों वाला रवैया रखो। ठीक है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं वज़ीर दाखिला का ये कहना कि क़ब्ल अज़ इंतखाबात अगर इमरान खान चाहते हैं तो सियासतदानों से डायलॉग करें, हुकूमत चाह रही है कि हो जाए जल्द इंतखाबात, तैयार हो गई है इस बात के लिए? नहीं, डायलॉग किस बात पे करें? वो कहते हैं जल्दी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, वो कहते हैं इलेक्शंस उस वक्त होना चाहिए जब खत्म। मैं देखिए प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपको कोई उम्मीद होता जीतने का या कुछ उम्मीद होता टू मेक इट अ गुड कॉन्टेस्ट, आप कहते बिल्कुल सही है। इसलिए इस वक्त हमें हुकूमत में रहना हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। भाई है कि नहीं आपके इंटरेस्ट के खिलाफ? पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट्स डाउन, हर चीज डाउन। आपको बेसिक स्टेप्स लेना चाहिए, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए लोगों को कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े। आपको ऐसे ऐसे चीजें करने होंगे, मैंने बार बार आपको किया है, जो फंडामेंटल रिफॉर्म एंड फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है। आप वो नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक ठीक मैंडेट नहीं हुआ। ये एक फ्रॉड मैंडेट है, ये मैंडेट ही नहीं है, ये नो कॉन्फिडेंस से जो हुआ है। ये तो खुदा के लिए देखिए, इदारा टू बी इन पावर, हर पॉलिटिशियन चाहता है वो पावर में हो, मगर यार कैसे एक दफे एक वक्त आता है जो पावर के अलावा आप अपनी मुल्क की बेहतरी सोचें। ओनली विद स्ट्रेंथ, मेजॉरिटी स्ट्रेंथ के आप वो बेसिक रिफॉर्म्स इधर कर सकते हैं जो आप जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, आपको आज पता नहीं है आप कितने पेमेंट वापस कर सकते हैं आपके क्रेडिटर्स को। क्यों? इसलिए आपके पास वो बेसिक फैक्ट्स नहीं है जो आपके पास रहना चाहिए। आप कर नहीं सकते, मगर कोई मानेगा ये? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनको एक आदमी, एक इदारा अगर है, और है वो, और वो मुल्क के लिए काम करता है, मुल्क के लिए जान देता है, अगर उधर के एक आदमी आके चुपके से आपको कहें कि साहब बुरा हालत है, कर लें, लोग देखिए 40% ऑफ पाकिस्तानीज वांट टू लीव। वो छोड़ के अपना मुल्क, अपना वतन जाना चाहते हैं। 40%, मैं कहता हूं 40% से ज्यादा है, 50% है। अच्छा, तो अगर आधे लोग जो आपके मुल्क में हैं वो रहना ही नहीं चाहते इधर, इसलिए कि ना प्रॉस्पेक्ट्स ना फ्यूचर उनको नजर आ रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं उन लोगों को रोको, उन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दो, नौकरियां दो, मिलेंगी। बेसिक रिफॉर्म्स लाएं, बैठ के आप लोग बात करें कि इमरजेंसी होनी चाहिए, इमरजेंसी स्टेप्स क्या होते हैं जो ले सकते हैं। ये एक एक से बात ही नहीं करते। वो कहता है तुम घर से ही नहीं निकलो,
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बहुत अहम पॉइंट है हिलाली साहब। और ये साहब, आपका क्या ख्याल है, ये सवाल भी उठ रहा है कि इमरान खान को इलेक्शन की इतनी जल्दी क्यों है, और इंतखाबात अगर मुकर्ररा आईनी मुद्दत के हिसाब से हो जाते हैं तो इसमें इमरान खान या उनकी पार्टी को किस नुकसान का खदशा है? देखिए, इमरान खान हो या पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, उसको इंतखाबात फौरी कराने चाहिए। अच्छा। उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो यह है कि कई दफ़ा कहा है कि क्राइसिस के दौरान आप पॉपुलर लीडरशिप को ले आओ। पॉपुलर लीडरशिप का एक फ़ायदा होता है कि लोग उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से कुछ दिन सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं। वो कहते हैं एक हमारा नुमाइंदा आया है, ये मसाइल को हल कर लेगा, उसके ऊपर उनका ट्रस्ट मौजूद होता है। जब एक पार्टी के ऊपर ट्रस्ट ना हो तो अब देखें हो क्या रहा है कि सलमान बिन अब्दुल अजीज क्यों निकला है। जाहिर बात है, उनको पता है कि उनकी एम्बेसीज यहाँ से बताती हैं कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा देर करो, 8-10 साल से चलाते हो, आप लेट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट खत्म होगी। आईएमएफ को क्या किसी ने कुछ चुटकी दी है कि आईएमएफ हर दूसरे दिन आपके मुज़ाकरात आगे कर रहे हैं? उसको पता है कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट पर पैसा रखेंगे जो कि क्रेडिबल हो आवाम के अंदर। उनको एक तो ये पता है कि कुछ दिनों के बाद क्रेडिबल हो या ना हो, इसने चले जाना है। दूसरी बात यह है कि इसकी फाइनेंशियल सूरत हाल यह है कि ये खत्म हो रही। आपको इस वक्त पॉपुलर लीडरशिप की जरूरत है। और एक और बात जो हिलाली साहब ने कही है, वो बार बार तो एनडीयू में रहे हैं, हमारे साथ भी ये सारे लोग आते थे ट्रेनिंग करने के लिए भी, ब्रिगेडियर्स भी, बाकी जगह सिविल अदारों में भी आते हैं, हज़ार बात है, स्टाफ कॉलेज में भी आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी मेहनत वो लोग करते हैं और जितना वो स्टाफ कोयटा के अंदर, स्टाफ कॉलेज के अंदर, उसके बाद एनडीयू के अंदर, उसके और बहुत सारे वॉर कोर्सेज के अंदर, और जिस किस्म की उनकी असाइनमेंट्स जो उन्होंने कंप्लीट की होती हैं, आप सोच नहीं सकते। हमारे सिविल ऑफिसर उस तरह की मेहनत नहीं करते, मैं एडमिट करता हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ जिस तरह की सूरत हाल है, हमारे यहाँ जो एक डेग्रेडेशन आई हुई है 25-30 साल से। हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वेव ऑफ की थी तो पूरी सिविल सर्विस तबाह बर्बाद कर दी थी उस शख्स ने। उसके बाद हुआ यह था कि हमें तो कान पकड़ के जो मर्जी चाहे निकालता, हमने प्रोटेसाइज कर दिया था, इसलिए कोई मेहनत नहीं करता। लेकिन वहाँ अभी तक एक मेहनत वाली सूरत हाल मौजूद है। तो आप कम से कम और कुछ नहीं तो उनको इस फोल्ड के अंदर लें। हमारे यहाँ ये तस्वर बना दिया गया हुआ है कि एक और को दुनिया है, वहाँ भी ये होता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने इस कौम के साथ ये किया। नहीं, ये एक ही लोग हैं, इनको आगे लाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। फौरी इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उस फौरी इलेक्शन के बाद तमाम अदारों को मिल बैठ के ये सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी ये बहुत बड़ा फेलियर होगा। अच्छा। कौन आएगा इंटरिम गवर्नमेंट में? हमने बंदे नहीं पता कौन से बंदे आएंगे, हमारे साथ नहीं जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते। आपकी किटी है कितनी कि जिनमें से आप बंदों को लेके आएंगे और आपने इंटरिम गवर्नमेंट में करेंगे क्या? यही ब्यूरोक्रेसी है जो उसके साथ बैठेगी और काम चलाएगी। कुछ नहीं कर सकते। पॉपुलर लीडरशिप होगी तो अवाम रुखी सूखी खाएंगे उसके कहने के ऊपर, अवाम बर्दाश्त करेंगे उसके कहने के ऊपर, और वो लीडरशिप होगी कि जो ट्रस्ट करते होंगे। ठीक है नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी। दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।